नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन के अंदर दो मेन थ्योरम देखी, जिसमें से पहला था हमारा मोबियस फंक्शन, जो कि इस एक्सरसाइज का मेन फंक्शन है। और इसके ऊपर हमने एक लेमा के ऊपर देखा था, यानी हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि मोबियस फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड था, जिसमें हम मोबियस फंक्शन निकालते हैं डिवाइजर ऑफ एन का और उन सभी का सम कर देते हैं। तो ये हमने कल की वीडियो में देख लिया था कि इन दोनों की क्या एप्लीकेशन है और इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन दोनों थ्योरम के ऊपर ही, जिसमें से हमारे मेन एग्जांपल्स मोबियस थ्योरम के अंदर ही यानी मोबियस फंक्शन के ऊपर ही बेस रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें मोबियस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कुछ गिवन नंबर्स पर जो हमें बुक के अंदर दिए गए हैं। आप दोस्तों याद रखिएगा कि मोबियस फंक्शन की वैल्यू n = 1 के लिए 1 होती है। अगर n के पास कोई स्क्वायर फैक्टर आता है तो उसके लिए मोबियस फंक्शन 0 होता है, जिसको हमने कल इस फॉर्मूले के अंदर सम अप कर दिया था, जहाँ पर कि हमारा एक पॉजिटिव नंबर था यानी इंटीजर था और 1 के इक्वल नहीं था। अगर आपको इस फॉर्म का कोई नंबर मिले तो उसके लिए मोबियस फंक्शन हमेशा 0 रहेगा। और अगर आपको कोई ऐसे नंबर मिले जिसके अंदर प्राइम फैक्टर्स होकर होते हों और जिनकी पावर हमेशा 1 हो, यानी P1 की पावर 1, P2 की पावर 1, P3 की पावर 1, ऐसे करते करते सभी प्राइम फैक्टर्स की पावर 1 हो, और अगर आपके पास r प्राइम फैक्टर्स हैं तो इसके लिए मोबियस फंक्शन क्या होगा, -1 की पावर r, जहाँ पर r क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ऑफ द गिवन नंबर। तो दोस्तों हमारा पहला मोबियस फंक्शन है 130 के ऊपर। तो पहले आप 130 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खोल लीजिए ताकि हम ये फॉर्मूला उसके ऊपर लगा सकें। तो दोस्तों हमने 130 के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया, जिसके ऊपर हमने 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, जिसके अंदर हमारा इंक्लूडेड है 13, 2 और 5। तो दोस्तों हमारे तीनों प्राइम फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हमने लिया 13 × 2 × 5। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर दिखाए r प्राइम फैक्टर्स होंगे तो -1 की पावर r होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी प्राइम फैक्टर्स की पावर 1 1 1 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1 की पावर 3 और -1 की पावर ओड होती है दोस्तों, तो आपका आंसर आता है -1। तो इसका आंसर आ गया आपका -1। अब दोस्तों हमने कल ऐसा ही पढ़ा था कि मोबियस फंक्शन हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, और हमने इस फॉर्म को आज इस तरीके से प्रूव भी करके दिखाएंगे कि वो कैसे। याद रखिए दोस्तों, अगर m और n की GCD 1 है या इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो दोस्तों मैंने 13 को 13 × 10 के रूप में यहाँ पर लिख दिया, जहाँ पर 13 और 10 की आपस में GCD 1 होती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 होता है। तो दोस्तों आप इसको कह सकते हैं μ(13) × μ(1)। 13 अपने आप में प्राइम है तो इसका आंसर आ गया -1 की पावर 1। और यहाँ पर जो हमारा 10 है उसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 5, जहाँ पर दोनों अलग अलग प्राइम है, इनकी पावर आ गई -1 की पावर 2, क्योंकि 10 के दो फैक्टर हैं 2। तो यहाँ पर आ गया -1 की पावर 1 तो -1, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो वो गया 1, तो आंसर आपका आया -1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, आपका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप 187 और 270 के ऊपर ये क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। ये बिल्कुल ईजी है, आपको केवल इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर मोबियस फंक्शन की वैल्यू या तो इस तरीके से या इस तरीके से निकाल देनी है। अगला दोस्तों हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हमें p एक नंबर दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको नंबर थ्योरी के अंदर बताया था कि अगर आपको p, q, r अगर ऐसे कोई नंबर्स मिले तो वो जनरली प्राइम नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर p हमारा एक प्राइम नंबर है। अब दोस्तों क्योंकि प्राइम नंबर खुद का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो यहाँ पर क्योंकि प्राइम नंबर की पावर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर -1 की पावर 1, क्योंकि ये खुद का ही एक प्राइम फैक्टर है, और -1 की पावर 1 क्या होता है दोस्तों -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको किसी प्राइम नंबर का मोबियस फंक्शन निकालना हो जिसकी पावर 1 दे रखी हो तो वहाँ पर आंसर आपका हमेशा -1 आता है। याद रखिए दोस्तों p की पावर 1 होनी चाहिए, और अगर p की कोई और पावर हो 1 के अलावा तो हमेशा 0 आएगा। 0 क्यों दोस्तों, क्योंकि वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा जहाँ पर हमने कहा n कोई भी नंबर हो सकता है प्राइम या कंपोजिट, और इस केस में जब यहाँ पर हमने p की पावर k कहा गया है तो इस केस में दोस्तों हमारा जो m है वो 1 है, तो दोस्तों वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा जहाँ पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों p की पावर k को आप क्या लिख सकते हैं, p की पावर k इक्वल हो जाएगा p² k
इंटू पी की पावर k माइनस 2k। तो दोस्तों आप p की पावर k को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर फैक्टर इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों को आप नोट करके रखिए, इसको मेनली नोट कीजिए क्योंकि ये हमारा बहुत कम आएगा। अब दोस्तों हमारा फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो -1 आ गया। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, जिसके अंदर हमें दिया गया है p की पावर 5 और q। p और q दोस्तों क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है इसका आंसर 0 कैसे आएगा, क्योंकि ये हमारे इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा जहाँ पर n की पावर k है, k पॉजिटिव भी है और 1 के इक्वल नहीं भी है। तो दोस्तों ये आपको जनरल मेथड से फॉर्मूले से बता दिया कि ये 0 कैसे आया। अब दोस्तों गया है हमारा p इंटू क्यू, क्योंकि दोस्तों p और q दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये हमारी 1 पावर कंटेन किए हुए हैं, तो दोस्तों वो हमारे थर्ड कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा जहाँ पर हमें प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट दी हुई है जिनकी पावर 1 है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा -1 की पावर 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर 2 पावर आ जाएगी जिसका आंसर हो जाएगा 1। तो दोस्तों इसी के साथ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल खत्म होता है। आइए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें मोबियस फंक्शन निकालना है जे फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा कि फैक्टोरियल किसे कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। अगर आपको दोस्तों कहा जाए 10 का फैक्टोरियल निकालो, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको 10 से लेके 1 तक सभी नंबर्स को लिख लेना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो दोस्तों आपको 10 से लेके उस नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल दिया हो, यानी दोस्तों अगर आपको n का फैक्टोरियल दिया गया हो तो आप लिखेंगे n, इसमें से फिर n-1 कर देंगे, ऐसे करते करते माइनस करते रहिए और लास्ट में आपका 1 बच जाना चाहिए। तो आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे फैक्टोरियल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दिया गया है जे फैक्टोरियल, जहाँ पर दोस्तों जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी। ये क्या है दोस्तों, लिमिट है सम की, यानी दोस्तों हमें इन सभी टर्म का सम करते रहना है। एक बार हमको जे को 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये सम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हम इसको कैसे रखेंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हम इसमें अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे जिससे हम इसका आंसर बता देंगे। अब दोस्तों देखिए मैं एक एक करके जे की वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पर आया 1, इस टर्म की वैल्यू को मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मोबियस फंक्शन ऑफ 1 का फैक्टोरियल, फिर जे की वैल्यू 1 के बाद क्या आएगी दोस्तों 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते हमारे लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, मोबियस फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी का फैक्टोरियल। पर दोस्तों आपको इतना नहीं लिखना है, आपको केवल डैश 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 लगा के छोड़ देना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समीशन था, तो हमने सभी टर्म्स के बीच में प्लस प्लस इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमें यहाँ पे समीशन दे रखा था। अब दोस्तों देखिए 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 का फैक्टोरियल दोस्तों 4 के फैक्टोरियल के अंदर 3 फैक्टोरियल कंटेंट किया होगा, तो इसको मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। वो कैसे दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे हमारा 10 का फैक्टोरियल था, जैसे मैंने खोल दिया 10, 9, 8, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, तब भी तो दोस्तों ये ठीक होगा हमारा आंसर, क्योंकि दोस्तों अब आप 9 को 9 से लेकर 1 तक खोलेंगे। तो दोस्तों आप याद रखिए आप किसी भी नंबर को ऐसे खोल सकते हैं। तो मैंने दोस्तों 4 फैक्टोरियल खोल दिया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के अंदर। अगली टर्म हमारी है 5 फैक्टोरियल, तो हमारा आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो दोस्तों मैंने 5 फैक्टोरियल को इस तरह खोल दिया और डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब इन्फिनिटी तक हमको जाना है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने से पहले आप इस टर्म को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 4 है, 4 क्या हो गया दोस्तों 2 का स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये फॉर्म मिले जहाँ पर आपकी कोई भी पावर मिले किसी भी नंबर की, तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों इस टर्म का आंसर तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान रखिए 5 के अंदर 4 फैक्टोरियल आया है, यानी दोस्तों यहाँ पर भी एक 4 आया है। अगर दोस्तों आप 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसके अंदर भी क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अगर आप दोस्तों 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो वो क्या होगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल के अंदर तो दोस्तों 4 आता ही है। यानी दोस्तों इस नंबर से आगे, यानी दोस्तों 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी टर्म्स आएंगी उन सभी के अंदर 4 फैक्टोरियल तो कंटेंट होगा ही ना दोस्तों, क्योंकि 6 के अंदर भी 4 आएगा, 7 वाले के अंदर भी 4 आएगा, ऐसे करते करते 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी तक दोस्तों 4 आता ही रहेगा। यानी दोस्तों इसके अंदर आंसर 0 आएगा, और क्योंकि आने वाली सभी टर्म्स के अंदर 4 फैक्टोरियल तो हमेशा दोस्तों आता ही रहेगा, चाहे आप
10 फैक्टोरियल ले लें। 10 के अंदर भी दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 10 फैक्टोरियल के अंदर भी 4 नंबर तो दोस्तों हमेशा आएगा ही ना। ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लें, 4 तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो यानी दोस्तों जो हमारे इससे आगे वाली टर्म है उन सभी के लिए मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0, क्योंकि 4 सभी के अंदर आएगा और 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो इसकी वजह से हमारा आंसर हमेशा 0 आता रहेगा जो भी आगे वाली टर्म्स आएंगी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आपको जो मोबियस फंक्शन है केवल इतनी टर्म्स के लिए खोलना है, इसके बाद सारी टर्म्स के अंदर 4 आएगा और 4 आने की वजह से सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको केवल इन 3 नंबर का मोबियस फंक्शन खोलना है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पर हमारा प्राइम है तो मैंने बताया जहाँ पर प्राइम की पावर 1 हो वहाँ पर मोबियस फंक्शन क्या होता है, -1। तो इसकी वैल्यू हो गई -1। और इसकी वैल्यू कैसे आ गई दोस्तों, इसकी वैल्यू हमारी आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, जहाँ पर भी हमारा प्राइम फैक्टर हो वहाँ पर आप -1 की पावर r कर देंगे, जहाँ पर r क्या है, प्राइम फैक्टर्स के नंबर। तो दोस्तों 1 तो एक प्राइम नंबर नहीं है और आप इसको मल्टीप्लाई में ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको लिख दीजिए 3 × 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, -1 का स्क्वायर। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 और 2 हमारे 2 ही प्राइम नंबर है। तो -1 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये तीनों टर्म्स क्या आ गई, 1 -1 और यहाँ पर हमारा बच गया -1 का स्क्वायर, जो वैल्यू किसकी थी, 3 × 2 वाले की। और आगे सभी की वैल्यूज क्या हो गई दोस्तों, 0। जैसा कि मैंने बताया सबके अंदर 4 आएगा। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 1 -1, ये तो आपस में कट गए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आपका आंसर हो गया 1। तो दोस्तों आपने देखा कि इस एग्जाम्पल को हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। हमने केवल उस नंबर तक मोबियस फंक्शन को खोला जहाँ पर कोई स्क्वायर नंबर नहीं आ गया, आगे वाले सभी नंबर्स के अंदर तो स्क्वायर अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, तो इन सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें n की वैल्यू दी गई है 33 और हमें सेटिस्फाई कराना है कि जो ये रिलेशन दिया गया है मोबियस फंक्शन ऑफ n प्लस मोबियस फंक्शन ऑफ n + 1 प्लस मोबियस फंक्शन ऑफ n + 2, इसकी वैल्यू है 3। तो दोस्तों हमें ये वाली टर्म दी गई है और हमें इसका आंसर 3 लाना है। तो वो हम इजीली प्रूव कर देंगे। कैसे, n की जगह 33 रख दीजिए। पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस टर्म इज कम। और अब दोस्तों यहाँ पर n की वैल्यू 33 रखेंगे तो n = 33, यहाँ पर 33 + 1 34 और 33 + 2 35। तो दोस्तों ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख लिया इसको 11 × 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 प्राइम फैक्टर हैं जहाँ पर दोनों की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर। कैसे आया, इस फॉर्मूले की हेल्प से आ गया। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा 17 × 2। तो दोस्तों 17 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो ये भी आ गई -1 की पावर 2। अब दोस्तों जो हमारा 35 है वो क्या है, 7 × 5। 7 × 5 दोनों ही प्राइम है, दोनों की पावर कितनी है, 1 1। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर। तीनों खोलेंगे दोस्तों क्या आ गया, 1 + 1 + 1, तीनों को प्लस करेंगे आंसर आ गया 3। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था। तो ये दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो आपको ये अवश्य समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दोस्तों प्रूव करना है जो ये सभी हमें मल्टीप्लिकेशन दी गई है, मोबियस फंक्शन ऑफ n, मोबियस फंक्शन ऑफ n + 1, मोबियस फंक्शन ऑफ n + 2, मोबियस फंक्शन ऑफ n + 3 इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया वैसे ही इसको करना है, पर दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ पर हमें प्लस दिया गया था तो ये बहुत ईजी बन गया था, पर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई दी गई है। तो दोस्तों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें दोस्तों दिया भी गया है कि हमारा n क्या है, पॉजिटिव नंबर। और अगर नहीं भी दिया होता तो आप समझ जाते दोस्तों कि हमारा n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि मोबियस फंक्शन हमेशा नेचुरल नंबर के ऊपर ही डिफाइन किया जाता है। अब दोस्तों देखिए हमें ये टर्म दी गई है। अब दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि मोबियस फंक्शन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, जहाँ पर हमारा μ(m)n क्या होता है, μ(m)(n). तो दोस्तों अगर ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो सकती है तो ये चीज़ इसमें भी तो कन्वर्ट हो सकती है। यानी अगर आपको मिले μ(m) × μ(n) और इन दोनों के GCD अगर 1 हो तो आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से दोस्तों, जो एक के बाद एक आते हैं, यानी n, n+1, n+2 और n+3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये चारों कंटिन्यूस नंबर हैं, यानी n के बाद n+1 आएगा, फिर n+2 आएगा, फिर n+3 आएगा। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिए कि इन सभी को जो GCD होती है, यानी आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को उठाएंगे तो उनकी आपस में GCD दोस्तों हमेशा 1 के इक्वल ही मिलेगी। इस बात को आप याद रखिए। इसका प्रूफ आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, ये हायर क्लासेस के अंदर आता है। पर अगर आप n की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे हमने रख दिया n 1 हो गया तो n+1 क्या हो गया 2, n+2 क्या हो गया 3 और n+3 क्या हो गया 4।
तो देख सकते हैं आप दोस्तों, इन दोनों की GCD 1 है, इन दोनों की GCD 1 है, इन दोनों की भी GCD 1 है। ऐसे ही इन दोनों की GCD 1 है, इन दोनों की भी GCD 2 होगी। पर दोस्तों आपको याद रखिए, हमें मूवीज फंक्शन के अंदर ये चेक नहीं करना है, हम आपको केवल एक रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। आप याद रखिए, जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमें पॉजिटिव नंबर दिया गया है, इसके अंदर इसने GCD पहले ही 1 मान के चली है, चाहे वो GCD 1 हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको एक पॉजिटिव नंबर दिया गया है। तो आप सीधा से मान के चलिए, आपको ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, यानी आपको इस मल्टीप्लाई से ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो दोस्तों मैंने मोबियस फंक्शन लिख लिया, और जो हमारे यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं m और n, उनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो दोस्तों इनको मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया, n+1 n+2 और n+3 को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या हो गया, देखिए दोस्तों, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और इनके आपस में हमें प्रोडक्ट दी गई है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो दोस्तों क्योंकि ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट दी गई है, तो वो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। अगर आपको ये थ्योरम याद नहीं है तो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस थ्योरम को फिर से देखिए, जहाँ पर हमें दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो जितने इंटीजर्स उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर से तो 4 से डिवाइड फैक्टोरियल से। और अगर दोस्तों कोई चीज़ 4 फैक्टोरियल से डिवाइड है तो वो 4 से भी तो डिवाइड होगी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 4 फैक्टोरियल के अंदर 4 भी तो आता है। यानी अगर मैं लिखूँ 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1, तो दोस्तों इसको मैं 40 लिख सकता हूँ, जहाँ पर t की वैल्यू इन तीनों का प्रोडक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ अगर कोई चीज़ 4 फैक्टोरियल से डिवाइड है तो वो 4 से भी तो डिवाइड होगी ही ना। तो मैंने लिख दिया कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 4, जहाँ पर मैं लिख दिया, अगर आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको मिले b डिवाइड्स a, तो आप इसे लिख सकते हैं a इज टू bc, जहाँ पर c क्या होता है, कोई भी इंटीजर, जहाँ पर इसका क्या मतलब है, व्हेन b डिवाइड्स a देन a इज इक्वल्स टू bc, बिकॉज हेयर 4 डिवाइड्स दिस टर्म, तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू 40। जैसे हमारे ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ऐसे ही इस टर्म को मैंने लिख लिया कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल्स टू 40, जहाँ पर ठीक है दोस्तों कोई भी एक इंटीजर है। अब दोस्तों आपका काम खत्म हो चुका है लगभग, क्योंकि आप दोस्तों देख सकते हैं हमने एक ऐसा नंबर बना लिया है जो किसी का स्क्वायर है, क्योंकि दोस्तों हमारा 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो आपका आंसर खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वैल्यू रखने के बाद दोस्तों ये टर्म किसके इक्वल बन जाएगी, म्यू, और इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों 40। जैसे कि मैंने दिखाया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो मैंने इसके यहाँ ये पुट कर दिया।